नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, विशेष कार्यक्रम का दिन। वादे के मुताबिक आज आपको बताऊंगा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्यों हारी। जो आम धारणा है, देखिए राजनीति में कई बार जो धारणा होती है, परसेप्शन होता है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है रियलिटी से, और इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आम धारणा ये है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो एनडीए की गठबंधन सरकार थी, वो हारी इंडिया शाइनिंग के नारे के कारण। कि इंडिया शाइनिंग का नारा दिया पार्टी ने, उसका खूब प्रचार किया, विज्ञापन हुए, पार्टी के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सब बोलते रहे उस पर। और दरअसल इंडिया शाइन कर नहीं रहा था, लोगों की जो परेशानी थी, दिक्कत थी, उसकी वजह से लोगों ने रिएक्ट किया और पार्टी चुनाव हार गई। अब थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। इंडिया शाइनिंग के नारे की वजह से 2004 में वाजपेयी सरकार नहीं हारी, ये मेरा बिल्कुल दृढ़ मत है। इंडिया शाइनिंग का जो नारा दिया गया था, उसमें कोई कमी, कोई गलती नहीं थी। वो ऐसा दौर था जब घर का कर्ज लेना सबसे आसान था। जब बजट की दृष्टि से देखा, वित्तीय स्थिति की दृष्टि से देखे भारत सरकार की, तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में था, करंट अकाउंट में सरप्लस था। जो कांग्रेस के राज में, मनमोहन सिंह के राज में, ये दोनों 6% से ऊपर चले गए थे। महंगाई दर काबू में थी। तो जितने पैरामीटर्स थे इकॉनमी के, वो सब एक ही दिशा में संकेत कर रहे थे कि इकॉनमी की स्थिति बहुत अच्छी है। विकास दर आगे बढ़ रही थी, 8% तक गई। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडियन मिडिल क्लास के लिए उससे अच्छा समय शायद ही कोई रहा हो। मैं वाजपेयी सरकार उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो इस दृष्टि से ये कहना कि इंडिया शाइनिंग के नारे की वजह से हर नौकरी, उसी दौरान स्वर्ण चतुर्भुज योजना शुरू हुई। देश में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट ही आया कि चारों महानगरों को हाईवे से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय शुरू हुई, गांवों में सड़कों का जाल बिछाने का। हाईवेज की योजना शुरू हुई, लोगों को रोजगार मिला, 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला उस दौरान। तो उसकी वजह से कोई पार्टी, कोई सरकार कैसे हार सकती है? बिल्कुल नहीं हारी उसकी वजह से। और किस वजह से हारी, उसका कारण बता रहा हूं। उसके 2 कारण जो है, 2 घटनाएं और 2 व्यक्ति। मेरा मानना है कि उसकी वजह से सरकार हारी। और इन 4 के अलावा अगर 5वां कारण था, तो वो ये कि सरकार खतरे की बजती हुई घंटी को सुनने और उसके अनुसार कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं हुई। तो पहले घटनाओं की बात कर लेते हैं। पहली घटना उसमें है IC-184 का हाईजैक, जिसको हम कांधार कांड के नाम से भी जानते हैं, कि जिस तरह से आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उस दिन यानी कि 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-184 उड़ा नई दिल्ली आने के लिए। विमान हवा में उड़ा, ऊपर पहुंचा, उसके बाद ही हाईजैक हो गया। 4:40 पर भारत सरकार को उसकी सूचना मिल गई। अब आप देखिए उसके बाद किस तरह का घटनाक्रम है, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्यों लोगों के मन में नाराज़गी आई। 4:40 पर सरकार को सूचना मिल गई। एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप PMO में बनाने का फैसला हुआ। ये ग्रुप बना 4:40 पर सूचना मिलने के बाद। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG बना 5:30 बजे। कौन कौन थे इसमें? कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार थे इसमें। इसके अलावा जो है रॉ के चीफ थे AS दुलत थे, NSG के चीफ थे निखिल कुमार, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव और विदेश मंत्री जसवंत सिंह। इनके अलावा अरुण शौरी भी उस CMG का हिस्सा थे। इस CMG की बैठक का आयोजन किया ब्रजेश मिश्रा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे प्राइम मिनिस्टर के। अब 5:30 बजे इस CMG का गठन हो गया और इस CMG ने तय किया कि हम 6 बजे मीटिंग करेंगे। आप देखिए, एक नेशनल क्राइसिस है,
और मिनटों में जो है स्थितियां बदल सकती हैं, उसमें किस तरह से ये ग्रुप काम कर रहा था, ये तंत्र काम कर रहा था, ये अंदाज़ा लगाइए। तो 6 बजे मीटिंग का फैसला हुआ। इस बीच में ये खबर आई कि एटीसी से संपर्क हुआ 6 बजे के करीब उस हवाई जहाज़ का। पायलट ने जो हाईजैकर्स थे उनको भरमाने के लिए ये कहा कि जो है ईंधन कम हो रहा है, उसने स्पीड कम कर दी थी। तो ये हुआ कि रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में उतर सकता है। पंजाब पुलिस के चीफ सरबजीत सिंह ने सीएम जी को संदेश भेजा, कहा कि हमारे पास ट्रेंड कमांडो हैं एंटी टेरर एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए, वो धावा बोल सकते हैं हवाई जहाज़ पर जब वो उतरेगा अमृतसर में। उनसे कहा गया कि नहीं, एनएसजी भेजी जाएगी दिल्ली से। और ये 6 बजे ये सूचना मिलने के बाद 6:25 पर एनएसजी से कहा गया कि आप अमृतसर जाने के लिए तैयार रहिए। 7:10 पर एनएसजी की टीम तैयार हो गई, लेकिन उससे जाने के लिए कहा गया 7:40 पर। और एनएसजी की टीम जब वहाँ पहुँची, उससे 1 घंटे पहले वो विमान उड़ चुका था अमृतसर से लाहौर के लिए। तो एनएसजी का जाना न जाना सब बेकार हो गया। अब जब लाहौर गया, लाहौर में उन्होंने जो वादा किया था कि सारे जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको छोड़ देंगे, हाईजैकर्स ने नहीं छोड़ा, केवल 26 लोगों को उतारा। उसमें से एक कात्याल की उन्होंने चाकू मार दिया था। वो वहाँ से लाहौर से विमान उड़ा। इस बीच में कोशिश करती रही भारत सरकार। जसवंत सिंह ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने के लिए। 6 महीने पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका था कारगिल का, पाकिस्तान कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था। फिर जसवंत सिंह ने जब बात की पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, तो उन्होंने इतना कंसेशन देने को तैयार हुए कि यहाँ रिफ्यूलिंग हो जाएगी इस विमान की, लेकिन यहाँ ये रुक नहीं सकता, यहाँ से इसको तुरंत उड़ना पड़ेगा। तो वो उड़ा, वहाँ से गया कांधार। इस बीच में कोशिश की गई कि अमेरिका से जो है CIA से मदद ली जाए। 24 दिसंबर का दिन था, अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, कोई मदद नहीं मिली वहाँ से। इसके अलावा UAE से संपर्क किया गया कि वो उनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो घेर कर उतार लें उस विमान को। उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो आखिर विमान कांधार पहुँच गया। वहाँ से डिमांड शुरू हुई। यहाँ से एक नेगोशिएटिंग टीम भेजी गई और उस टीम के मुखिया थे अजीत डोभाल, जो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्हीं के नेगोशिएशन का असर था जो हाईजैकर्स की डिमांड को इतना नीचे ले आया। उनकी डिमांड थी कि मौलाना मसूद अजहर के साथ 35 आतंकवादियों को जो भारतीय जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। नेगोशिएशन करते करते, और उसके अलावा $200 मिलियन की मांग की थी उन्होंने, पैसे की। आखिर में नेगोशिएट करते करते वो ले आए, पैसे की मांग छोड़ दीजिए और 3 आतंकवादियों को छोड़ेंगे। इसमें मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, ये 3 आतंकवादी छोड़े गए, जिनको जसवंत सिंह को कहा गया कि लेकर जाइए। अब आप देखिए पॉलिटिकली क्या हो रहा था यहाँ। उस CMG में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को क्यों नहीं शामिल किया गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। शरद यादव को क्यों उस कमेटी में होना चाहिए, ये किसी को समझ में नहीं आता। अब जब ये सब हो गया तो आडवाणी जी ने 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि ये बहुत गलत हुआ है और इसका भविष्य में हमको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। जॉर्ज फर्नांडिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का कैसे कुछ हो सकता है। जसवंत सिंह पहले इसके समर्थन में नहीं थे, फिर वो मान गए कि जो परिस्थिति थी उसमें उन 160 लोगों की जान बचाने के लिए ये करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 24 के बाद 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री का, अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया था कि हम इन हाईजैकर्स की मांग के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन झुकना पड़ा। कांग्रेस ने भी उसमें खेल किया। जो परिवार के लोग थे 160 यात्रियों के, उनके जरिए दबाव डलवाया गया। रोज मांग होने लगी, टीवी पर दिखाया जाने लगा। सरकार के सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो उनकी मांग मानकर 3 आतंकवादियों को छोड़ दें और अपने लोगों को सुरक्षित ले आए, या उन सबको मरने के लिए छोड़ दें। तो सरकार ने पहला ऑप्शन चुना। और हाँ, ये
हाईजैकिंग की सूचना 4:40 पे मिली, उसके 100 मिनट बाद, 1 घंटे 40 मिनट बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि काम, ये पूरा तंत्र किस तरह से काम कर रहा था। उसका असर तो होना था। लोगों को दिखाई दिया कि ये सरकार की नाकामी की वजह से ये हाईजैकर्स प्लेन लेकर अमृतसर से निकल पाए। अमृतसर में इस बात की भी तैयारी थी पंजाब पुलिस की कि हम ट्रैक्टर लगा देंगे, कुछ टैंकर लगा देंगे, उड़ने नहीं देंगे इस जहाज़ को, या जहाज़ के टायर को जो है गोली मारकर पंक्चर कर देंगे। किसी को नहीं पता था कि हाईजैकर्स के पास हथियार हैं कि नहीं है, तो कितने हैं। लेकिन वहाँ कोई संदेश पंजाब पुलिस तक पहुँचा ही नहीं कि आपको क्या एक्शन लेना है। वो इंतज़ार ही करते रह गए। एक घटना जो है वो ये थी जिसने पूरे देश में एक संदेश दिया कि इतनी बड़ी क्राइसिस मैनेज करने में सरकार नाकाम रही। अब आप दूसरी घटना पर आइए। दूसरी घटना हुई 13 दिसंबर 2001 को, संसद पर हमला हुआ। अच्छा ये हुआ जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी समझदारी से उन्होंने गेट बंद कर दिया, नहीं तो वहाँ जितने एमपी थे उनमें से ज़्यादातर लोग मारे जाते। तो वो बच गए। जो आतंकवादी घुसे थे उन सबको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये पाकिस्तान स्थित दो जो आतंकवादी संगठन हैं उनकी और आईएसआई की मिली भगत से ये हमला हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका समुचित जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। सेना के तीनों अंगों के प्रधानों की बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, डिफेंस मिनिस्टर और सीसीएस के बाकी सदस्यों के साथ। तय हुआ कि आक्रमण किया जाएगा, हमला किया जाएगा पाकिस्तान पर। कुछ लोगों का मानना था कि, जो पॉलिटिकल लोग थे उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर में एक लिमिटेड ऑपरेशन किया जाए। सेना का मानना था कि नहीं, फुल फ्लेज्ड वॉर होनी चाहिए। 30 साल पहले सेना जो है इस तरह से लड़ी थी 1971 में, उस तरह की तैयारी होनी चाहिए फुल स्केल वॉर की। और ये भी कहा गया कि अगर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की नौबत आती है तो उसके लिए भी तैयार है। सेना का मूवमेंट शुरू हो गया, सीमा पर पहुंचना शुरू हो गई। ऑपरेशन पराक्रम नाम दिया गया। 9 महीने तक सेना सीमा पर खड़ी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और उस आर पार की लड़ाई के लिए भारत की सेना के तीनों अंगों के लोग इंतज़ार करते रहे कि कब आदेश आएगा। आदेश नहीं आया। 9 महीने बाद अक्टूबर में सेना वापस आ गई। मेरी नज़र में ये 2 बड़ी घटनाएं जिनकी वजह से परसेप्शन बदल गया। 1998 में जब पहली बार सरकार बनी और परमाणु विस्फोट करने का फैसला लिया और किया वाजपेयी सरकार ने, तो छवि उनकी एकदम से चमकी। पहले भी अच्छी छवि थी, ये माना जाता था कि नरम है, लेकिन परमाणु विस्फोट करके उन्होंने ये साबित किया कि वो ज़रूरत पड़ने पर सख्त फैसले भी ले सकते हैं। अमेरिकी दबाव की, बाकी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कोई परवाह नहीं की, और परमाणु विस्फोट करने के बाद भी कोई समझौता नहीं किया, झुके नहीं। तो इससे जो इमेज बनी थी, इन 2 घटनाओं ने उस सबको ध्वस्त कर दिया। और अब आप कहेंगे कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस बात का प्रमाण क्या है कि इसका लोगों पर कैसा असर पड़ा, बुरा अच्छा। ये 2001 दिसंबर की घटना है। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ, और फरवरी 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी बन गई। ये जो है खतरे की घंटी थी, जिसको पार्टी ने नहीं समझा। 2 साल बाकी थे उसके बाद, तब भी कोई कोर्स करेक्शन नहीं हुआ। 2 व्यक्तियों की जो मैं बात कर रहा हूं, वो 2 व्यक्ति हैं उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी और वेंकैया नायडू।
जो उस समय पार्टी के, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वही थे, 2002 में बन गए थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। चुनाव से पहले, मतलब उस सरकार में जो 99 में बनी, उसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, जो करुणानिधि की पार्टी थी, वो हिस्सा थी सरकार का, मंत्री थे उसके सरकार में। डीएमके को एक तरह से धक्का देकर बाहर किया गया। वो अलायंस से बाहर, एनडीए से बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों नेताओं को लगता था कि एआईडीएमके से समझौता करना 2004 के लोकसभा चुनाव में बेहतर होगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। डीएमके जो है वो धीरे धीरे डिस्क्रेडिट हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस चुनाव में अच्छी नहीं होगी, जो कि बिल्कुल गलत कैलकुलेशन था। हुआ, जब चुनाव हुआ, नतीजा आया तो सबके सामने था। एआईडीएमके साफ हो गई, डीएमके ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, और डीएमके की उसी परफॉर्मेंस पर आप कह लीजिए कि केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। एक तीसरी चीज़ भी थी, चुनाव समय से पहले कराने का फैसला दो लोगों का था। मतलब दो लोगों ने ही फैसला नहीं कर दिया, लेकिन दो लोगों ने ऐसा माहौल और दबाव बनाया जिसकी वजह से ये फैसला हुआ। एक नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा प्रमोद महाजन। दोनों को लगा कि समय से पहले चुनाव कराने का लाभ मिलेगा, इकॉनमी इतनी अच्छी हालत में है, वही इंडिया शाइनिंग। इन दोनों घटनाओं को और ये जो करने जा रहे थे इसका ध्यान नहीं रखा, और इन दोनों घटनाओं के कारण और इन दो फैसलों के कारण, और ये तीसरा फैसला था समय से पहले चुनाव कराना, अटल बिहारी वाजपेयी इस पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि चुनाव समय से ही होना चाहिए, पहले चुनाव कराने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय बीजेपी के किसी नेता से, खास तौर से मंत्रियों से अगर आपकी बात हुई हो, तो आपको ये एहसास या ये आभास होता कि वो मानकर चल रहे थे कि बस चुनाव की घोषणा हो, वोट पड़े, उसके बाद हमको दोबारा शपथ लेनी। कोई ये मानने को ही तैयार नहीं था कि इसके अलावा भी कोई रिजल्ट आ सकता है। उसकी संभावना, आशंका पर भी कोई विचार करने को तैयार नहीं था। चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी को मिली 137 सीटें और कांग्रेस को मिली 143। अगर डीएमके साथ रहा होता, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर रही होती, 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी जीती होती, 2004 में उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 10 सीटें मिली बीजेपी को। वो 10 का 20 और 25 भी हो गई होती तो कांग्रेस से बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती, फिर सरकार बनती। डीएमके साथ होती तब भी सरकार बन सकती। कांग्रेस 2004 जीती नहीं, बीजेपी 2004 हारी, और अपने अहंकार से हारी, अपने गलत कैलकुलेशन से हारी, गलत राजनीतिक फैसलों के कारण हारी, और अपनी सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट फेल्योर की वजह से हारी। इंडिया शाइनिंग की वजह से नहीं हारी। यही कारण, ये दो घटनाएं जो मैंने आपको बताई, यही कारण है कि जब 2008 में मुंबई पर हमला हुआ और उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट नहीं किया बीजेपी को, 2009 के लोकसभा में भी नहीं किया, क्योंकि लोगों को लगा कि इतनी बड़ी क्राइसिस जब उस समय हुई थी तो बीजेपी ने जिस तरह से उसको मैनेज किया, मुंबई हमले को भी वो इससे बेहतर मैनेज नहीं कर सकती थी। ये धारणा पुष्ट हो गई थी लोगों के मन में कि ऐसे क्राइसिस के समय बीजेपी कांग्रेस से कोई बेहतर नहीं है, तो अगर कांग्रेस को हटा देंगे, बीजेपी को लाएंगे, तो उससे कोई कुछ बड़ा बदलने वाला नहीं है। ये परसेप्शन बदला 2014 में नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जो भी कहे आपसे कि 2004 में बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इंडिया शाइनिंग के नारे की वजह से हार गई, उसको बताइएगा कि इससे बड़ी गलत धारणा और कोई नहीं हो सकती, सच्चाई से बहुत दूर है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार की सुबह। और जाते जाते ये याद दिलाना तो ज़रूरी है कि आप ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।